Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत आज हम मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर 64 हल करने वाले हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार आप इस टेस्ट को हल करके अपनी जो वास्तविक स्थिति है कि हम किस सिचुएशन में हैं आप जान सकते हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों लेवल के लिए। साथियों पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 8 बजे लाइव आ रहा हूं तो ज़रूर आइएगा, ठीक है। 8 बजे बहुत ही अच्छा, शानदार और बिल्कुल एक नियमित तरीके से किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आपने तैयारी छोड़ रखी है तो किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है आने वाले दिनों में। एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही होना तय हो गया है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। 100% एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 8 बजे वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है आपके, किसके वर्गीकरण को सामूहिक अचेतन संप्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड, इरिक एरिक्सन, कार्ल जूंग और थॉर्नडाइक। 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे, शानदार और नए पैटर्न और न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेन चीज है देखिएगा, सामूहिक अचेतन संप्रत्यय, कार्ल जूंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तो उस वर्गीकरण को ही सामूहिक अचेतन संप्रत्यय के नाम से जाना जाता है साथियों। थर्ड विकल्प यहाँ पर आपका सही है, सिगमंड फ्रायड नहीं है इसमें, ठीक है। ओनली कार्ल जूंग यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है, एक बालक पहाड़े सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक और शारीरिक से मानसिक। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। देखिएगा, बालक पहाड़े सीख रहा है और उसका उपयोग किस में कर रहा है? गुणा और भाग में। तो पहाड़े सीखना भी एक मानसिक क्रिया है और गुणा भाग करना भी एक मानसिक क्रिया है। मतलब ये जो स्थानांतरण हो रहा है ये मानसिक से मानसिक में हो रहा है। विकल्प नंबर फिर कौन सा सही आपका? दूसरा विकल्प सही है साथियों। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? वाटसन का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का और गिलफोर्ड का। तो हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। उपरोक्त जो परिभाषा है आपसे पूछी जा रही है साथियों, किसके द्वारा उपरोक्त परिभाषा दी गई है? बताइए प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा, उपरोक्त कथन व्यक्तित्व के संबंध में वॉटसन, जेबी वॉटसन की बारे में बात की जा रही है, वॉटसन के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका? प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच। तो इनमें से ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कौन से तथ्य के बारे में नहीं बताया है? देखिए ब्रूनर के सिद्धांत में नवीन ज्ञान या सूचना है उसको ग्रहण किया जाता है, अर्जित जो ज्ञान होता है उसका रूपांतरण भी इसमें होता है, ज्ञान कितना पर्याप्त है उसकी जांच की जाती है, लेकिन अपर्याप्तता की जांच इस सिद्धांत में नहीं आती है साथियों। चौथे क्वेश्चन में आपका कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। मैस्लो ने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया है, स्वाभाविक व कृत्रिम, जन्मजात व अर्जित, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैस्लो जन्मजात व अर्जित, ठीक है। मैस्लो का जो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है वो कैसा है? जन्मजात और अर्जित है। यहाँ पर स्वाभाविक व कृत्रिम, जैविक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक इन्होंने नहीं बताए हैं। कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको जब साइकोलॉजी की क्लासें मैंने ली थी तो वहाँ पर अच्छी तरह से बताया था
कि ये वर्गीकरण किसने किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपका जो ज्ञान है एक बार आप उस चीज़ पे जोर डालोगे तो आपको वो चीज़ और अच्छे से याद रहेगी। स्वाभाविक, कृत्रिम और जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक के बारे में कमेंट करके बताइएगा ये वर्गीकरण किसने किया है। यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 5 में, वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। तो साथियों, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं और वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को पसंद करते हैं। तो साथियों, जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उन बच्चों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प चुनिएगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो है वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो ये कदापि ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा से ही सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है साथियों। देखिए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कार्य करते समय वो उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य जो होते हैं उनको करना भी पसंद करेंगे, लेकिन वे हमेशा सफल होंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई आसपास आपके होगा कोई व्यक्ति ऐसे होंगे, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो कि फौजी की तैयारी कर रहे हैं, सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उनमें एक जोश है, भावना है, लेकिन फिर भी कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मतलब वे हमेशा सफल होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, आप किसी भी क्षेत्र में ऐसा होते देख सकते हो। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन है, बालक नमक और शक्कर के घोल में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अंतर कर लेता है। जीन पियाजे के सिद्धांत अनुसार बालक किस अवस्था में है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, नमक और शक्कर के घोल में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अंतर करना। अब संवेदी पेशी अवस्था में तो ऐसा होगा नहीं कि रासायनिक क्रियाओं में अंतर 0 से 2 में ही कर लेगा। पूर्व संक्रियात्मक में भी रासायनिक क्रियाएं बालक नहीं समझ सकता है। अब मूर्त या औपचारिक, कौन सा सही है? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं होती है। कौन सी अवस्था की? औपचारिक संक्रियात्मक, मतलब जो जीन पियाजे के सिद्धांत की चौथी अवस्थाएं हैं 11 वर्ष से अधिक, ठीक है, उस अवस्था में बालक जो रासायनिक क्रियाएं हैं इनके माध्यम से वो अंतर करने लग जाता है। 7वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। अल्बर्ट बंडूरा ने, सिगमंड फ्रायड ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने और एरिक एरिक्सन ने। तो साथियों, मनोसामाजिक विकास का दृष्टिकोण इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रश्न संख्या 8 में सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने तो मनोसामाजिक का नहीं दिया है, फ्रायड ने भी नहीं दिया है, कोहलबर्ग ने भी नहीं दिया है, बल्कि जो इरिक एरिक्सन हैं इनके द्वारा मनोसामाजिक अवस्थाओं का वर्गीकरण, मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 8 में, वही सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। 9वां क्वेश्चन, प्रथम जन्म लेने वाला संवेग है भय, प्रेम, क्रोध और वात्सल्य। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा संवेग जन्म लेता है ये आपसे पूछा गया है। तो 9वें क्वेश्चन में सही आंसर का चुनाव करना है साथियों। देखिए, सबसे प्रथम जो संवेग जन्म लेता है वो होता है भय, ठीक है। भय नामक संवेग सबसे पहले जन्म लेता है। भय, प्रेम, क्रोध, इन तीनों को प्राथमिक कहते हैं, लेकिन सबसे पहले भय संवेग उत्पन्न होता है। आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की। तो 10वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से, रिक्त स्थान है यहाँ, में भिन्न होते हैं। किसमें? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, अभिप्रेरणा में और विकास की सामान्य क्षमता में।
तो साथियों जो शिक्षार्थी है वो एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप में किस चीज़ में भिन्न होते हैं। 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों ये विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर, मतलब सभी की विकास की दर कहीं ना कहीं अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। जैसे शारीरिक क्षेत्र हुआ, उसका मानसिक क्षेत्र हुआ, उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र हुआ, उसका गत्यात्मक विकास हुआ, उसका नैतिक विकास हुआ, उसका सामाजिक विकास हुआ, कहीं ना कहीं भिन्नता आपको देखने को जरूर मिलती है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 11 है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके लेखक विलियम जेम्स है। इस पुस्तक में इन्होंने बाल कथा का विवरण प्रस्तुत किया, मन मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और आदत एवं आत्म संप्रत्यय का विचार दिया। तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 में कौन सा आंसर सही रहेगा? साथियों एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? विलियम जेम्स। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। एक क्वेश्चन तो यहीं आपका तैयार हो जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने मित्रों जो आदत और आत्म संप्रत्यय है इसका विचार प्रस्तुत किया था। किसका? आदत एवं आत्म संप्रत्यय का। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। तो देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 12 को। 12वां क्वेश्चन कमेंट करके जरूर जाइए कैसा लगा आपको वीडियो, टेस्ट कैसा लगा। और वापस एक बार बता दूं कि 8 बजे वाले वीडियो को जरूर अटेंड करिएगा। वो आपकी तैयारी को एक नई दिशा, नई गति प्रदान करेगा। एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है या अर्ध प्रक्षेपी विधि है? तो CAT नाम तो सभी ने सुना होगा। व्यक्तित्व मापन की एक विधि है CAT। साथियों बाल अंतर्बोध परीक्षण भी जिसको कहा जाता है, देखिएगा ये व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियों में आती है। किन विधियों में आती है? ये प्रक्षेपी विधियों में, जिसमें अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। एक लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। आप वीडियो पूरा देखते हो मतलब आपको वीडियो अच्छा जरूर लगता है, और अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। इच्छाओं की जननी अचेतन मन, दमित इच्छाओं का भंडार गृह चेतन मन, प्रश्नावली विधि के प्रकार 4 हैं, नॉमिनेटिंग टेक्निक समाजविधि विधि को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट है जो सही सुमेलित नहीं हो रहा है। देखिए इच्छाओं की जननी अचेतन मन को ही कहा जाता है, मतलब अचेतन मन में से ही हमारी जो इच्छाएं हैं वो जन्म लेती है। तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। दमित इच्छाओं का भंडार गृह चेतन मन, साथियों ये गलत हो जाता है। दमित इच्छाओं का भंडार गृह भी अचेतन मन ही होता है। कौन होता है? अचेतन मन, चेतन मन नहीं होता है। अर्थात यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्रश्नावली विधि के प्रकार 4 ही होते हैं और समाजमिति विधि को ही नॉमिनेटिंग टेक्निक कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 आपके आता है दिवा स्वप्न किसकी एक सामान्य समस्या है? बहिर्मुखी बालकों की, रचनात्मक बालकों की, अपराधी बालकों की और प्रतिभाशाली बालकों की। देखिए दिवा स्वप्न डे ड्रीमिंग जिसको कहा जाता है, फैंटेसी कल्पनांतरण भी हम जिसको बोलते हैं। तो साथियों एक सामान्य समस्या मतलब नॉर्मली डे ड्रीमिंग ज़्यादातर बच्चे हैं जो अपराधी बालक होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं वो ज़्यादा ही यूँ कहते हैं ना कि दिन में सपने देखना, वो ज़्यादा ही कल्पनाओं में खोते रहते हैं और उनको पूरा करने के लिए अपराध भी करते हैं साथियों इस प्रकार के बच्चे। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है वो अपराधी बालक, वो ही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 15 को।
प्रश्न नंबर 15 है साथियों, पैतृक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं गुणसूत्र, जीन, उपार्जित गुण और मस्तिष्क। देखिए पैतृक विशेषताएं सभी समझते हैं, जो माता पिता की विशेषता या फिर दादा दादी की या परदादा परदादी की, इनकी जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, ये चीज़ें ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और ये हस्तांतरित करने का कार्य इन चीज़ों को करते हैं जीन, जो कि गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों में जो जीन उपस्थित होते हैं वो करते हैं इन चीज़ों को, गुणसूत्र नहीं करते हैं। गुणसूत्र पे मत जाइएगा, यहाँ जीन वाला जो विकल्प है साथियों वही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 15 में। क्लियर है ये क्वेश्चन भी सभी के? तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16वां क्वेश्चन है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? निषेधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू और उपचारात्मक पहलू। देखिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां जिस पहलू में बताई जाती है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर चुनिए साथियों, कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर है संरक्षणात्मक पहलू। जो संरक्षण करना, ठीक है, उनको अच्छी तरह से सहजना, तो इस पहलू में ही मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है। विकल्प नंबर कौन सा सही है साथियों? प्रश्न नंबर 16 में सेकंड विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 17 आता है मित्रों, ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया करने के लिए मुक्त होता है कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, आकृतिकरण व्यवहार, स्वतः व्यवहार। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन B.F. स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत पूछा गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कोई भी व्यवहार जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया करने के लिए मुक्त या स्वतंत्र होता है, मतलब उसकी इच्छा है तो व्यवहार करेगा किसी क्रिया के बदले और इच्छा नहीं है तो व्यवहार नहीं करेगा। ऐसे व्यवहार को कहा जाता है साथियों क्रिया प्रसूत व्यवहार। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल आपकी इच्छा है चलाओगे या नहीं चलाओगे, ये चीज़ें। लेकिन प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में आपको क्रिया करनी ही पड़ती है, आप बाध्य होते हो उस चीज़ को करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण देता हूँ, कहीं पर जा रहे हो तो आपके नीचे एकदम कोई कांटा आ जाता है तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत वहाँ से पैर हटा लोगे। क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है जहाँ पर आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो और अगर आप बाध्य हो तो वो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, और आप व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो तो वो क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। साथियों 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है? घटकीय बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवात्मक बुद्धि और उपयुक्त सभी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है उससे लिया गया है। इसमें इन्होंने बुद्धि के 3 घटक बताए हैं, मतलब बुद्धि के 3 तत्व बताए हैं, 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। पहला घटकीय बुद्धि है, दूसरा संदर्भात्मक बुद्धि है, तीसरा अनुभवात्मक बुद्धि है। प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर वो है कि नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करना, इसको अनुभवात्मक बुद्धि कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है इसको? अनुभवात्मक बुद्धि, जिसको कि सृजनात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? सृजनात्मक बुद्धि के नाम से भी इस बुद्धि को जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 है, एक प्रतिभाशाली माता पिता की संतान का प्रतिभाशाली होना वंशानुक्रम के किस नियम पर आधारित है? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम और समान प्रतिमान का नियम।
प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली, मतलब दोनों एक जैसे समान। तो साथियों ये वंशानुक्रम के समानता के नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है ये फैक्ट? समानता के नियम पर। प्रथम विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैं वापस याद दिला दूं 8 बजे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में न्यूनतम अध्यापकों की संख्या कितने निश्चित की गई? 1 2 3 4। साथियों ये जो संख्या थी पहले 1 रखी गई थी, ठीक है, RT के पहले 1 थी, लेकिन RT 2009 में उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसमें कम से कम 2 अध्यापकों का होना आवश्यक है, कम से कम। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब है नहीं, तो ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा जितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डाउट हो आपको तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।